टाटा ग्रुप। ये नाम सुनते ही इंडिया में एक अलग ही विश्वास जगता है। ये विश्वास सिर्फ एक ब्रांड का नहीं, बल्कि एक परंपरा का है। ये विश्वास है भरोसे का, क्वालिटी का और एक ऐसी सोच का जो हमेशा समाज के हित में काम करती है और सिर्फ मुनाफे से बढ़कर कुछ बड़ा करने का। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है, लेकिन हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। टाटा के लिए यह पहला कदम गुजरात के नवसारी में नसरवानजी टाटा ने उठाया था। एक छोटे से शहर से शुरू होकर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। नसरवानजी बहुत अमीर खानदान से नहीं थे। वो एक व्यापारी थे जिनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन असीमित सपने थे। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके पास तेज दिमाग और एक विजन था। उनका विजन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के उत्थान तक फैला हुआ था। उन्होंने उस समय की तेजी से बदलती दुनिया की क्षमता को पहचाना और जानते थे कि इंडिया इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की संभावनाओं को समझा और उसका लाभ उठाने का निर्णय लिया। यही विजन उन्हें बॉम्बे ले आया, जो उस समय व्यापार का केंद्र था। बॉम्बे में उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उन दिनों बॉम्बे अलग अलग संस्कृतियों और अवसरों का संगम हुआ करता था। यह शहर व्यापार और संस्कृति का मेल था, जो नसरवानजी के लिए एक आदर्श स्थान था। नसरवानजी ने अपने बिजनेस स्किल्स से बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक सफल व्यापारी बना दिया। उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, जो उनके सपनों का पहला कदम था। यह फर्म उनके भविष्य के विशाल साम्राज्य की नींव बनी, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे सम्मानित कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक बना। टाटा ग्रुप का विकास एक प्रेरणादायक कहानी है। हालांकि उनके वेंचर्स आज के टाटा ग्रुप के मुकाबले छोटे थे, लेकिन उनमें एक बड़ी ही सोच और दूरदर्शिता था। लेकिन उनमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य थे, जो आज भी टाटा ग्रुप की पहचान है। ये मूल्य ही टाटा ग्रुप को सबसे अलग बनाते हैं, जो आगे चलकर टाटा की विरासत की नींव बने। टाटा की यह विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी तब थी। नसरवानजी के बेटे जमशेदजी को अपने पिता की व्यावसायिक कुशाग्रता और इंडिया के लिए उनका महान विजन विरासत में मिला। जमशेदजी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने देश के लिए एक नई दिशा की कल्पना की। जमशेदजी, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते थे जो अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो। उनका सपना था कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया के सामने एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। उनका मानना था कि इसका रास्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन से होकर जाता है। उन्होंने सोचा कि अगर भारत को प्रगति करनी है तो उसे औद्योगिक क्रांति की राह पर चलना होगा। एक ऐसे समय में जब इंडिया मुख्य रूप से अपनी खेती के लिए जाना जाता था, जमशेदजी ने कारखानों, स्टील प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का सपना देखा। उन्होंने देखा कि कृषि पर निर्भरता से हटकर औद्योगिक विकास ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उन्होंने इन्हें सिर्फ व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि प्रगति के इंजन के रूप में देखा, जो लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकते थे और इंडिया को वैश्विक मंच पर ले जा सकते थे। उनके लिए उद्योग केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम था। उनके शुरुआती वेंचर्स टेक्सटाइल पर केंद्रित थे। उन्होंने महसूस किया कि टेक्सटाइल उद्योग में अपार संभावनाएं हैं और यह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की, जो मजदूरों के साथ उचित व्यवहार और नए तरीकों के लिए मशहूर थी। एम्प्रेस मिल्स ने न केवल उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि मजदूरों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, नई तकनीकों का अध्ययन किया और अपने देश वापस ज्ञान लेकर आए। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की
वहां की औद्योगिक प्रगति को देखा और सीखा कि कैसे इन तकनीकों को भारत में लागू किया जा सकता है। वो समझते थे कि असली प्रगति के लिए सिर्फ मशीनरी ही काफी नहीं है, इसके लिए कुशल और शिक्षित लोग भी जरूरी हैं। उन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर दिया ताकि भारतीय युवा नई तकनीकों को समझ सकें और उन्हें अपने देश में लागू कर सकें। उनके विचार में शिक्षा और उद्योग का मेल ही भारत को सच्ची प्रगति की ओर ले जा सकता है। जमशेदजी की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं थीं। वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो औद्योगिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उन्होंने बॉम्बे में एक विश्व स्तरीय होटल का सपना देखा जो इंडिया की बढ़ती क्षमता का प्रतीक हो। यह होटल न केवल एक व्यापारिक केंद्र होता, बल्कि भारतीय संस्कृति और आतिथ्य का भी प्रतीक होता। द ताजमहल पैलेस होटल अंग्रेजों के जमाने के उन होटलों का जवाब था जो सिर्फ विदेशियों के लिए होते थे। यह होटल भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। यह होटल भारतीयों और विदेशियों सभी के लिए खुला था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सभी का स्वागत था, चाहे वे किसी भी देश या संस्कृति से हों। यह एक स्टेटमेंट था, दुनिया में भारत के सही स्थान की घोषणा। यह दिखाता था कि भारत भी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। उनके सपने कभी कम नहीं हुए। वे हमेशा नए विचारों और परियोजनाओं के बारे में सोचते रहते थे जो भारत को आगे ले जा सके। उन्होंने एक ऐसे विश्व स्तरीय रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कल्पना की जो विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया को सशक्त बना। यह संस्थान न केवल अनुसंधान में अग्रणी होता, बल्कि नए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी प्रेरित करता। हालांकि वो इसे पूरा होते हुए नहीं देख सके, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में आज भी है, शिक्षा और अनुसंधान में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह संस्थान आज भी उनके सपनों को जीवित रखे हुए है। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सपना एक स्टील प्लांट बनाने का था जो असली औद्योगिक शक्ति का प्रतीक होगा। यह प्लांट भारत को औद्योगिक क्रांति की दिशा में ले जा। उस समय स्टील को किसी भी औद्योगिकृत राष्ट्र की रिआरएच ही माना जाता और इंडिया पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। जमशेदजी ने इस निर्भरता को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्हें संदेह और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जमशेदजी डिगे नहीं। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो जानते थे कि इंडिया के पास संसाधन है और इस उपलब्धि को हासिल करने की इच्छा शक्ति भी। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 4, मुश्किल वक्त में रास्ता निकलते हुए। जमशेदजी के निधन के बाद नेतृत्व की कमान उनके भतीजे दोराबजी टाटा के हाथों में आई। दोराबजी एक शांत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के कठिन समय में कंपनी को संभाला। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील को पूरा होते हुए देखा, अपने चाचा के महान सपने को साकार किया। इसने इंडिया के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे दुनिया को पता चला कि इंडिया में बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। युद्ध के बाद आई वैश्विक मंदी ने कंपनी को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि दोराबजी ने उन मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा जिन पर टाटा समूह बना था। उन्होंने कठिन समय में भी अपने कर्मचारियों का भला सुनिश्चित किया। एक नैतिक और संवेदनशील नियोक्ता के रूप में समूह की स्थायी प्रतिष्ठा की नींव रखी। सेक्शन 5, एक देश की आगे बढ़ने की चाहत का जान। टाटा मोटर्स की कहानी राष्ट्र निर्माण के प्रति समूह की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 1990 के दशक में रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने आम भारतीय के लिए एक कार बनाने का मिशन शुरू किया। ऐसे समय में जब कार का मालिक होना ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था, रतन टाटा ने पीपल्स कार की कल्पना की।
1998 में लॉन्च हुई टाटा इंडिका भारतीय ऑटोमोटिव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह एक ऐसी कार थी जिसे भारत में भारतीयों के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह किफायती, ईंधन कुशल थी और एक नए उदारीकृत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाती थी। इंडिका की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत विश्व स्तरीय वाहनों का डिजाइन और निर्माण कर सकता है, इस मिथक को तोड़ता हुए कि भारतीय इंजीनियरिंग कमतर है। यह इगेस आता है। सेक्शन 6, भारत को वापस कुछ देना। टाटा समूह की कहानी केवल औद्योगिक उपलब्धियों और कॉर्पोरेट सफलता के बारे में नहीं है। यह भारत के सामाजिक विकास की कहानी के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। शुरुआत से ही समूह समाज को वापस देने के दर्शन में विश्वास करता रहा है। एक सच्चे दूरदर्शी जमशेदजी टाटा का मानना था कि उद्योग द्वारा अर्जित धन का उपयोग राष्ट्र और उसके लोगों की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। दशकों से टाटा ट्रस्ट अनगिनत लोगों के जीवन को ऊपर उठाने में सहायक रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कैंसर अनुसंधान और उपचार के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज उनकी स्थायी विरासत के कुछ उदाहरण हैं।